मेरा नाम है ऋतिक यादव। मैं आपको टेक्निकल सब्जेक्ट सारे पढ़ाऊँगा, जिसमें आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है आवेश। पहला चैप्टर है आवेश। आवेशों के बारे में बात करते हैं तो पहले इसकी बात करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति करीब करीब 2500 से 2600 वर्ष पहले हुई है, जो हमारे वैज्ञानिक थेल्स ने की है। आवेश की उत्पत्ति या खोज, जिसे आवेश की उत्पत्ति या खोज हमारे किसने की है? थेल्स वैज्ञानिक ने। इसने क्या किया था? कहरवा नामक या अंबर, जिसे हम अंबर भी बोलते हैं, उसे रेशम के कपड़े पर रगड़ा। रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो इसने देखा कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस कहरवा नामक पदार्थ की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो इस प्रकार इसने आवेश की खोज की। इसके बाद हम बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। आवेशों के प्रकार आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है धनावेश, धनात्मक आवेश जो पॉजिटिव, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश नेगेटिव। ठीक है। अब इन प्रकारों की खोज, आवेशों के प्रकार की खोज किसी और वैज्ञानिक की नहीं, जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के प्रकार की खोज की। आपके क्वेश्चन आए धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अगर क्वेश्चन आए कि आवेश की खोज किसने की, तो उसका आंसर होगा थेल्स। अब बात करते हैं हम तड़ित चालक की खोज। तड़ित चालक की खोज भी हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम आवेशों के उत्पन्न करने के प्रकार। आवेशों को उत्पन्न करना। आवेशों को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है हमारी घर्षण विधि। घर्षण विधि जिसमें हमको स्थिर वैद्युतिकी प्रकार के आवेश मिलते हैं। कौन से प्रकार के? स्थिर वैद्युतिक प्रकार के। और दूसरी विधि है चालन विधि। जिसमें हमारे को गतिकी वैद्युतिक प्रकार के आवेश मिलते हैं। गतिकी वैद्युतिकी प्रकार के आवेश मिलते हैं। और तीसरी विधि है प्रेरण विधि, जिसमें हमको विद्युत चुम्बकीय प्रकार के आवेश मिलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रकार के आवेश मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुण। आवेशों के गुणों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें अनेक गुण होते हैं, पर हम मेन गुणों के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण है आवेश एक संरक्षित राशि। आवेश एक कैसी राशि है? संरक्षित राशि। संरक्षित का अर्थ मतलब ये है कि जिसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ओनली स्थानांतरण की जा सकती है। और एक दूसरा है आवेश एक क्वांटीकृत राशि। इसका अर्थ ये है कि ये गणना की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन की गणना की जा सकती है ना, तो इस हिसाब से ये आवेश क्वांटीकृत गणना योग्य राशि है। और तीसरा गुण है इसका, ये एक योज्य राशि है। योज्य का मतलब आप जानते हैं जोड़ना। जैसे एक है 2 + 2 कूलाम आवेश, और एक है -3 कूलाम आवेश। इनको जोड़ सकते हैं। प्लस का 2 और प्लस ये -3 कूलाम आवेश बराबर 2 - 3, तो आ जाएगा -1। तो ये एक तरह से क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत गणना योग्य और योज्य राशि जोड़ने योग्य राशि है।
तो अब हम बात करते हैं आवेशों के मात्रक की। आवेशों या आवेश का मात्रक, तो इसका SI या M के मात्रक तो है कूलाम। क्या है? कूलाम। इसे Q से डिनोट करते हैं। और इसका CGS मात्रक, कौन सा मात्रक? CGS मात्रक ESU। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS मात्रक है, ये इम्पोर्टेंट मात्रक है, तो इसे याद रखना। इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU। ESU होता है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 ESU होता है। पर एक ESU, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर 3.33 × 10⁻10 कूलाम होता है। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। और एक अन्य मात्रक, आवेश का एक अन्य मात्रक होता है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, फेराडे। फेराड धारिता का मात्रक है, जबकि फेराडे आवेश का मात्रक है। तो एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया। ठीक है। अब आवेशों को मापने वाले उपकरण, आवेशों को मापने वाला उपकरण की बात करें तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। जिसे हम कहते हैं विद्युतदर्शी। इसे पूछ लिया जाता है परीक्षा में, आवेश को मापने वाला उपकरण कौन सा है, तो उसमें राइट आंसर होगा विद्युतदर्शी। तो हम बात करते हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम से पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम की। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम कूलाम के नियम के समतुल्य है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कूलाम के नियम के समतुल्य। क्वेश्चन आ जाता है कूलाम का नियम किसके समतुल्य है, किसके सदृश है, तो उसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के नियम की। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान वाला पिंड कम द्रव्यमान वाले पिंड को आकर्षित कर लेता है। कम द्रव्यमान वाला पिंड ज़्यादा द्रव्यमान वाले पिंड को भी आकर्षित करता है, परंतु कम द्रव्यमान होने की वजह से वो आकर्षित नहीं कर पाता, इसलिए ज़्यादा द्रव्यमान वाला पिंड आकर्षित कर लेता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि उन पर ये आकर्षण बल, ये लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, m1 m2। और दूसरा है कि एक आकर्षण बल उनकी पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे हम निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा F समानुपाती m1 m2 r², m1 m2 r²। और एक और होता है जो F आकर्षण बल, ये माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो पूछ लिया जाए कि आपसे पेपर में कि गुरुत्वाकर्षण किन नियम पर, तो आवेश ये पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो दूरी पर और द्रव्यमान पर और माध्यम पर निर्भर करता है आकर्षण पर। और इसको अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है G m1 m2/r², जहाँ हमारा F है आकर्षण बल, G है गुरुत्वीय नियतांक, m1 m2 है द्रव्यमान, r है पिंडों के मध्य की दूरी। तो हेलो गाइस, हमने अभी तक देखा है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम।
जो क्या होता है F, ये होता है आकर्षण बल जो G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m2 अपॉन r स्क्वायर, जो यहाँ पे m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, और r1 क्या है, उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। और F आप बना, ये एक आकर्षण बल आप जानते हो माध्यम पर भी निर्भर करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आवेशों पर लगता है। तो आवेश विपरीत आवेशों पर, तो अगर आवेश विपरीत होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल रहेगा। आकर्षण बल, यहाँ तो आकर्षण नहीं लगता था, और यहाँ समान आवेश होंगे तो यहाँ ये प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ दोनों प्रकार के बल हो सकते हैं, और वहाँ एक ही प्रकार के आकर्षण बल ही होता था। यहाँ ओनली आकर्षण होता था, पिंडों के मध्य ओनली आकर्षण होता था। अब इसका नियम क्या कहता है, जो ये प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है ये आवेशों के गुणनफल के बराबर, मतलब ये F पहला कहता है F समानुपाती Q1 Q2, आवेशों के गुणन के समानुपाती होता है। और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये भी F माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसका पूरे एक साथ निकाला जाए तो यहाँ से ये निकलता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये निकलता है। अगर ये अपन ने हटाना चाहें समानुपाती का चिन्ह, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ K क्या है? K है पेरावैद्युतांक, पेरावैद्युतांक। यहाँ के पेरावैद्युतांक है जो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r होता है। एप्सिलॉन r माध्यम के सापेक्ष परावैद्युतांक है, और ये निर्वात या वायु की परावैद्युतांक है। जो एप्सिलॉन नोट निर्वात या वायु के लिए, वायु हेतु, और ये एप्सिलॉन r किसके लिए? माध्यम हेतु, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। ओके, यहाँ पे K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अब ये निर्वात और वायु, हवा या निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता का मान हवा या निर्वात, हवा या निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता का मान, विद्युतशीलता कितनी होती है? एक होती है। अब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है, वायु में वैद्युतिक नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात ज्ञात करना है। अब इसमें देखेंगे बल का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये F1 अनुपात F2, ठीक है। F1 का फॉर्मूला क्या था? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो K का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये पहले F1 का है अनुपात, ये दूसरे F2 का है जो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
ये समान हैं। जो ये दो छोटे बिंदु आवेश है ना, इनके आवेश समान हैं, तो ये K1 Q1 ये कट जाते हैं। अब यहाँ ये 4 पाई और ये 4 पाई कट जाता है, यहाँ बचता है एप्सिलॉन और यहाँ भी बचता है एप्सिलॉन। तो यहाँ एप्सिलॉन अलग अलग है। इसमें कहा है पहले में वायु में, तो इसमें वायु में है। एप्सिलॉन का फॉर्मूला अपन ने देखा था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यहाँ वायु में इसके लिए, यहाँ वायु में इसके लिए इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बटा एप्सिलॉन नोट समानुपाती। इधर यही फॉर्मूला अपनाएंगे, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। यहाँ एप्सिलॉन आर वायु, वहाँ वायु के लेता है जिसका मान 1 हो गया। यहाँ माध्यम दे रखा है, यहाँ द्विवैद्युतिक नियतांक K, तो यहाँ K है इसका मान, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट रखेंगे। तो 1 बटा एप्सिलॉन नोट K, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 1 अनुपात 1 बटा K बचेगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो K अनुपात 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम देखते हैं गाउस का नियम। सबसे पहली बात, गाउस का नियम और कूलाम का नियम दोनों स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए लागू होते हैं। तो ये सबसे पहले स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए लागू होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए हेतु, स्थिर विद्युत हेतु लागू होता है। दूसरी बात यह है कि ये विद्युत आवेशों के वितरण और उनसे उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। तो आवेशों के वितरण व उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है, इस नियमानुसार, ये नियम क्या कहता है कि नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश घनत्व, क्या है, आवेश घनत्व व निर्वात की विद्युतशीलता, के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये निर्वात की विद्युतशीलता और आवेश घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, ये नियम कहता है। तो इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र हमेशा सदिश राशि है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ये सदिश होने का सिंबल है, ये वेक्टर राशि है। तो E बराबर डेल, इसे डेल बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे ये परावैद्युतांक या विद्युतशीलता है, जिसे विद्युतशीलता भी कहते हैं और परावैद्युतांक दोनों कहते हैं। जहाँ डेल ये है आवेश घनत्व, ये क्या है, आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन नोट क्या है, परावैद्युतांक या विद्युतशीलता। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखें। तो अब हम बात करते हैं कि आवेश घनत्व, आवेश घनत्व
या गाउस का नियम, एक तरह से गाउस का नियम भी कह सकते हैं इसको हम, आवेश घनत्व। ये गाउस का नियम किन पर लागू होता है, किन पर लागू होता है। तो फर्स्ट ये पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज हेतु। अब पॉइंट चार्ज का मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक बल्ब है, ट्यूबलाइट भी इसका एक उदाहरण है। ये लाइन चार्ज के लिए भी लागू होता है, लाइन चार्ज हेतु, जबकि कूलाम का नियम ओनली पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ये पॉइंट चार्ज के लिए भी, लाइन चार्ज के लिए भी, और चार्ज की अनंत शीट के लिए, चार्ज की अनंत शीट के लिए भी, अनंत शीट के लिए भी लागू होता है, अनंत शीट हेतु भी लागू होता है ये गाउस का नियम। और ये समान रूप से गोलाकार वस्तु, आवेशित गोलाकार वस्तु कोई है तो उसके लिए भी लागू होता है। समान रूप से आवेशित गोलाकार वस्तु, समान रूप से आवेशित गोलाकार वस्तु के लिए भी ये लागू होता है। अब एक खास बात करते हैं तो इस नियम से संबंधित, तो एक बात है किसी पृष्ठ है, जैसे कोई पृष्ठ है, उसमें भीतर की तरफ, किसी पृष्ठ में भीतर, भीतर यानी अंदर, अंदर जाने वाला फ्लक्स, अंदर जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है तथा बाहर निकलने वाला फ्लक्स, बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है, धनात्मक होता है ना। और ये बात अलग है कि फ्लक्स प्रकृति व माध्यम पर निर्भर करता है, फ्लक्स प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करते हैं नए टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। अब आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक कूलाम आवेश का दूसरे कूलाम आवेश के ऊपर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक कूलाम आवेश का दूसरे कूलाम आवेश के ऊपर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है E वेक्टर बराबर F/Q। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था जो ऊपर है, ये E बराबर del/ε0। ये गाउस के नियम के अनुसार है और ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास जो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको और खोलेंगे तो F का अपन ने बल का फॉर्मूला पढ़ा है कूलाम के नियम से, तो इसको आगे खोलते हैं तो E बराबर F का 1/Q1 1/Q, ये ऐसे कैसे हो जाएगा, और F का मान K Q1/R², यही होता है। ये Q से कट जाएगा तो हमारे पास E वेक्टर बराबर K Q1/R² बचेगा। तो ये फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का है। इसका मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसे याद रखें। अब हम बात करते हैं राशियों की। हमारा इस चैप्टर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है राशियाँ।
राशियाँ। राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक सदिश, एक अदिश। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ठीक है। इन्हें कहते हैं वेक्टर, इन्हें कहते हैं स्केलर। इन्हें कहते हैं स्केलर। तो वो राशियाँ जो दिशा और परिमाण दोनों बताती हैं वो कहलाती है सदिश राशियाँ। इनमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। इनमें ओनली परिमाण होता है, दिशा ये नहीं बताती, ये दिशा नहीं बताती, इनमें ओनली परिमाण होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं जो दो आवेश समान दूरी पर रखे हुए हैं, तो वो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। विद्युत द्विध्रुव, ये सब सदिश राशि। अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में विभव, एग्जाम्पल में विभव यानी वोल्टेज, और एक धारा में कौन सी? विद्युत धारा, एक धारा घनत्व, ये सब अदिश राशियाँ हैं। धारा घनत्व से एक बात बताऊं तो विद्युत धारा की चाल, किसके बराबर होती है? प्रकाश की चाल के। और प्रकाश की चाल आप जानते ही हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसे अगर मील में बदलना है तो 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। ये विद्युत धारा की चाल। तो अब हम बात करेंगे एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इस कूलाम आवेश को इस एक के नीचे भेजेंगे तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 आ जाए। तो ये एक कूलाम बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10⁻18 से आप अनुमान लगाइए कि एक कूलाम आवेश में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, वो भी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये डाटा वाला क्वेश्चन है और आप याद नहीं रखना चाहें तो ऐसे सोल्व करके हाथों हाथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है जिसका नाम था आवेश। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।